Hi everyone, today we are live and as told in the topic that we are going to discuss on the Ayurveda aspect on fever. Everyone knows that today's scenario, nowadays scenario is very common. It's all about fever, respiratory distress and cough and cold and everything. So you're waiting for Dr. Ankit Agarwal and will soon join with us. There is some connection problem. Dr. Ankit Agarwal is not able to join, just trying to join. Hello, Hello, Dr. Anvisha. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. So here is Dr. Ankit Agarwal of Tulsi Ayurveda. The wait is all over, and we are going live now. And we are going to discuss on the. I'm going straight on the topic, not going anything anywhere. So we are going to discuss about the Ayurvedic aspect on fever because nowadays it's very common about the means if the just talk of the town, talk of the country, talk of the world that fever and fever and extra symptoms are being added like uh, all that means respiratory distress, vomiting and etc. etc. Day by day each and every symptom is being added. So let's get to the point. Hello, doctor. So you can just Hello. start. Yeah. So जैसे कि डॉक्टर अन्वेषा ने बताया कि we are going to discuss about fever and the correlation what are we having in nowadays in the present scenario in the situation of COVID, what all symptoms we are getting and that is really correct. Daily कोई ना कोई symptom एक add on होता जा रहा है. पिछले साल जो हमने देखा it was just kind of fever, flu, but now we have many symptoms along with that. We have so much distress in the oxygen एंड इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट कर रहे हैं और कोविड 19 भी 2019 से पहले कोई नहीं जानता था. इट्स अ न्यू डिजीज, काइंड ऑफ अ न्यू डिजीज एंड ऐसे ही हमारे आचार्य चरक ने भी बोला है कि हर व्याधि का नाम जानना जरूरी नहीं, हर व्याधि के बारे में पता होना जरूरी नहीं, उसके दोषों का ज्ञान होना चाहिए, उसके लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए और आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं. तो उसी हिसाब से आपको इस कोविड को भी देखना है, कैसे आप कोविड की चिकित्सा कर सकते हैं, कैसे लक्षण मिल सकते हैं, क्या है ये, उस हिसाब से कर सकते हैं. और ज्वर एक ऐसा टॉपिक है, ज्वर अगर आप देखें कि चिकित्सा स्थान में, चरक चिकित्सा में सबसे वास्ट टॉपिक है. खाली एक टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, फिर यह सिर्फ एक टेम्परेचर के नाम पे तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा चैप्टर है. ज्वर अपने आप में इतना बड़ा रोग है, स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से, जो एक एक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रूप से, जिसमें सारे डिजीजेस में भी ज्वर मिलता है और ज्वर अपने आप में भी एक पर्टिकुलर डिजीज है. बर्थ के टाइम पे भी ज्वर होता है और डेथ के टाइम पे भी ज्वर होता है. ज्वर के बारे में आचार्य चरक ने बोला है कि जिसने ज्वर को जीत लिया उसने सभी रोगों को जीत लिया. इतना इंपॉर्टेंट है ये ज्वर. एंड सिम्टम्स क्या क्या है आजकल, जो आजकल कोविड के चल रहे हैं? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, हेडेक, रेडनेस इन आईज, sore throat, body ache, anosmia, loss of smell, loss of taste. ये symptoms हैं जो हमें अभी मिल रहे हैं. Should we wait for someone? we लोग ज्वाइन कर रहे हैं या should we continue with this? 14, 15 people have joined still now. Okay, no issue, no issue. क्या तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आजकल एक प्रेजेंट सिनेरियो में हमें मोस्ट कॉमनली ये दिख रहे हैं. एंड उसी तरफ ही ज्वर के, अगर हम बोले ज्वर के प्रभाव, ज्वर के प्रभाव जो आचार्य चरक ने बताए हैं चिकित्सा स्थान में, ज्वर के प्रभाव क्या बताए गए हैं? संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर, हृदय व्यथा. तो क्या है संताप? संताप इज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है ना, बॉडी टेम्परेचर या फीवर हम इसको बोल सकते हैं. अरुचि
भूख नहीं लग रही है, ये भी एक सिम्टम मिल रहा है। तृष्णा, अत्यधिक प्यास लगना। अंगमर, बॉडी एक होना, बॉडी हमेशा थके रहना, लिथार्जी रहना। हृदय व्यथा, चेस्ट पेन हो या डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, ये कॉमन सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो विच इज डायरेक्टली कोरिलेटेबल। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि जो कोविड के सिम्टम्स मिल रहे हैं और एक ज्वर के सिम्टम, ज्वर के अंदर जो सिम्टम्स हैं सेम हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये कैसे त्रिदोष जो इसमें दुष्टि हो रही है, त्रिदोष दृष्टि के कारण ये हो रहा है, और एक एक महाव्याधि के रूप में ये जो दिख रहा है। तो ये एक ज्वर है, और ज्वर के आगे अब हम देखें ज्वर के और क्या मिलते हैं हमें, निदान क्या क्या है। अभी जो हमें मिल रहा है ये तो चलो एक फ्लू की तरह है, सब जगह फैला हुआ है, चीजें हैं, बट इसके एक्चुअल निदान क्या है, एक जनपदोध्वंस की तरह है। जनपदोध्वंस जो क्या है, पाप कर्म से है, या कुछ भी जो एक्टिविटीज हैं जो नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से हो रहा है, तो ये भी वो है रीजन। तो इसमें क्या है, निदान क्या क्या इसमें बताए गए हैं, या तो कोई आघात है, अतिश्रम है, अभिचार क्रम है, अभिशाप। अभिशाप क्या हुआ, देवता गुरुजनों वृद्धजन इन सबके शाप के कारण या बाकी कारणों के कारण ये ज्वर के निदान बताए गए हैं, जिससे त्रिदोष प्रकोप होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिदोष प्रकोप होकर आपके अमाशय में जाते हैं। अमाशय विकृत होता है, जो उसका संप्राप्तिक चक्र बनता है, अमाशय से विकृत होकर रस धातु के साथ संयोग होता है, और रस धातु के साथ संयोग है कि जो हमारी अग्नि होती है, अग्नि को बाहर नहीं जाने देता है, जो हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसको डिस्टर्ब करने लगता है, और वो अग्नि कंसाइज हो जाती है बॉडी के अंदर, और जो स्वेद स्रोतस होते हैं, या हमारे स्वेट पोर्स होते हैं, या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एंड उसमें क्या होता है, फिर बॉडी का संताप बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसे हम ज्वर कहते हैं। ये सिंपल से एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हुआ कि ज्वर है क्या। अब यही चीज है जो हमें सारे सिम्टम्स के रूप में कंटिन्यूसली मिल रही है, और इसमें हम कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट के एज अ ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ पैरासिटामोल ले रहे हैं। बट ज्वर जो होता है वो बॉडी का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारी बॉडी में ज्वर होता है तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिफॉर्मिटी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसको फाइट करने के लिए ज्वर हो रहा है। हम उसको हमेशा सप्रेस नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद भी बोलते हैं कि उसके लिए वेट करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट भी अगर शुरू करते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बताएगी इसमें। अब ज्वर बहुत बड़ा टॉपिक, में थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको कंसाइज वे में लेके चलूं, सारे सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा टच कर लें उसमें। ठीक है, तो मैंने आपको संप्राप्ति बताई, इसके संप्राप्ति चक्र के बारे में बताया। अब इसमें ज्वर के बहुत सारे भेद बताए गए हैं, जो शारीरिक ज्वर होता है, मानसिक ज्वर होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, और ये चीज बहुत कॉमनली आजकल देखी जा रही है। आप अगर नोटिस करें, कोविड के जितने केसेस हैं, अगर वो कोविड के केसेस में स्ट्रेस कंडीशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा है, तो उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड मिलेंगे। क्योंकि ज्वर का अधिष्ठान बताया गया है मन और शरीर। मन और शरीर दोनों ज्वर के अधिष्ठान है। खाली ये नहीं है कि बॉडी के अंदर ज्वर है, मन भी बताया गया एक स्थान। तो अगर आपके मन ग्रसित है, मन में भी व्याधि है, ठीक है, कोई भी डिजीज अगर होती है तो वो सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं होती। हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ मानसिक डिजीज है, ये सिर्फ शारीरिक डिजीज है। कोई भी डिजीज अगर शारीरिक होती है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो मानसिक में भी कन्वर्ट होती है, मानसिक रूप से भी आघात पहुंचाती है। और अगर कोई मानसिक डिजीज है तो भी वो शारीरिक रूप पे वो इफेक्ट करता है। तो बॉडी एंड माइंड बोथ आर इन्वॉल्व इन एवरी डिजीज, एवरी डिजीज। एंड द थर्ड थिंग इज अग्नि। रोगा सर्वे पे मंदाग्नि। कोई भी रोग बिना मंदाग्नि के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो मैंने चीज बताई, अमाशय में जाके मंदाग्नि होती है, अमाशय ही स्थान है मंदाग्नि का। अमाशय ही एक जगह है जहां पे हमारे जो भी हम खाना खाते हैं वो एसिमुलेट होता है, मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ हमारी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। उसी से हमारे ये सारे प्रोसेस होता है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वहीं पे आम बन रहा है, विच इज अनडाइजेस्टेड फूड, और उसी से टॉक्सिन्स बन के ये फीवर भी आता है। तो ये भी एक कोरिलेशन है जो ज्वर के उत्पत्ति का कारण है। ज्वर जिस वजह से होता है, जो प्रॉब्लम होती है, जो इसमें बहुत सारे भेद बताए गए हैं, शारीरिक है, मानसिक है, इसके अलावा सौम्य है, आग्नेय है, अंतर्वेग ज्वर है, बहिर्वेग ज्वर है, प्राकृतिक ज्वर है, वैकृत ज्वर है, साध्य ज्वर है, और असाध्य ज्वर है। ये बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं। उसके बाद धातुगत ज्वर बताए गए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दूषक ज्वर, तृतीयक और चतुर्थक।
इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है संतत ज्वर। संतत ज्वर के अगर मैं लक्षण की बात करूं जो स्पेसिफिकली आचार्य चरक ने बताए गए हैं, ये अगर आप देखना चाहे चरक चिकित्सा स्थान में आपको मिल जाएगा, श्लोक नंबर 53। इसमें क्या संतत ज्वर के बारे में बताया है? गुरु दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं। तो गुरु दोष जो भी आप आहार कर रहे हैं, मेन चीज है आपकी अग्नि डिस्टर्ब हो रही है। तो अग्नि कैसे डिस्टर्ब हुई? आपके आहार विहार से। अगर आप गुरु आहार विहार ले रहे हैं, आप त्रिदोष वर्धक आहार विहार, वर्धक आहार विहार ले रहे हैं, तो उससे आपकी अग्नि डिस्टर्ब होकर वहां पे वो ज्वर की उत्पत्ति करना शुरू कर देगा। तो इस संतत ज्वर के बारे में बताया, विच इज डायरेक्टली कोरिलेटेबल, ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या बताया? यह संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्यु कारक होता है। इस ज्वर के बारे में बताया कि इतना कठिन है, अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो इन द एंड ये मृत्यु कारक होता है, ये डेथ कॉज कर सकता है। अतः वातादि दोषों के अनुसार 7 दिन, 10 दिन या 12 दिन में ये दोषों के अल्प होने पर रोग शांत हो जाता है। अगर आप देखें कोविड के लिए भी बताया गया 10 to 14 डेज का टाइम पीरियड बताया गया है, जो हीलिंग पीरियड बताया गया है। 10 दिन तक 14 डेज तक कंटिन्यूस मेडिसिन चलती है जिसमें, और उसके बाद उसका हीलिंग टाइम स्टार्ट होता है, हीलिंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो यही चीज संतत ज्वर की भी बताई गई है जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है। उसके अलावा बताया गया है अथवा दोष के प्रकोप होने पर रोग की मृत्यु हो जाती है। अगर इस टाइम पीरियड तक 10 to 14 डेज के टाइम पीरियड में ये चीज हम कंट्रोल कर पाते हैं, ये चीज शांत हो जाती है, तो डिजीज भी इजिली क्योरेबल है, इजिली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट मेन क्या है, हमें टाइम पीरियड मिला है एटलीस्ट फॉर 10 to 14 डेज। इसमें से आजकल आज पेशेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4-5 डेज तो वो सोचते हैं हमें सिर्फ फीवर हुआ है और वो खाली पैरासिटामोल घर में खाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी नहीं करना चाहिए। इस टाइम जो सिनेरियो है, अगर आपको थोड़ा भी फीवर है तो हम उसको कोविड लेके ही चलेंगे, हम उसको लीनियंसी नहीं देंगे। चाहे आप एलोपैथिक यूज करें, चाहे आप आयुर्वेदिक यूज करें, आपको फर्स्ट डे से ही अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करना है। और आप अगर फर्स्ट डे से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक ले, 100% आपको विद इन 5 डेज विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा आप टोटली रिकवर कर जाते हैं। और कोई ऐसे पोस्ट कोविड सिम्टम्स मिनिमम होते हैं। इन द केस ऑफ आयुर्वेदा, अगर आप आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, दे आर, अभी तक आपने कोई नहीं सुनी होगी कि आयुर्वेद लेता हुआ व्यक्ति की डेथ हुई है, कोई नहीं एक केस भी सुना होगा। एंड मैं इस टाइम अगर आपको एक सिनेरियो बताऊं, 70-30 का रेशियो है। 30% पीपल आर टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन राइट नाउ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम भी जो पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, विद इन 5 to 6 डेज बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है एंड कोई इशू नहीं है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, वीकनेस है, लिथार्जी है, कफिंग है, वातज कफ है, ड्राई कफ है, ये हमेशा कंटिन्यूसली बनी रहती है और ये 15 से 20 दिन बनी रहती है। और संतत ज्वर के बारे में बताया गया, पोस्ट कोविड फीवर भी बहुत कॉमन है। आफ्टर 20 डेज भी आपको फीवर मिल सकता है। और यही संतत ज्वर के बारे में भी बताया गया है कि ये भी रिपीटेडली बाद में आ सकता है। तो इसका ये नहीं है कि हमें सिर्फ उठाया और एक पैरासिटामोल खाई और ट्रीटमेंट हो गया। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल गलत है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि काल दुष्य प्रकृति के तुल्य जिसके कोई भी विरोधी ना हो, ऐसा वातावरण जो संतत ज्वर को उत्पन्न करता है। तो ये जो संतत ज्वर होता है, ये ज्वर जो है धीरे धीरे हमारी सभी धातुओं को इफेक्ट करता है। हमारी रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को इफेक्ट करता है। और जब रस धातु हमारी सारी धातुओं को इफेक्ट करता है तो हमारा रस क्षय होता है, धातु क्षय होता है, उसके बाद ओज क्षय होता है। और ओज क्षय ही एक ऐसी चीज है, जब ओज क्षय होने लगता है, ओज क्षय ही कारण है मृत्यु का। अब इसमें ओज क्षय के भी दोनों कारण हुए, शारीरिक और मानसिक दोनों कारण। क्योंकि ओज क्षय के भी कारण क्या है, उसमें क्या होता है, भय है, क्रोध है और चिंता है। हर समय अगर आपको ये रहेगी तो ओज का क्षय होगा। और इधर आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, आप जो आहार का प्रोसीजर बताया गया है, जो अष्टांग विधि विशेषायतन बताए गए हैं, जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं फूड इनटेक के, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। इसके लिए सिंपल, बहुत सिंपल सा एक ट्रीटमेंट बताया गया है आयुर्वेद में, एंड दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लंघन। लंघन, आपको फास्टिंग करनी है। जब आपको लगे कि आपको फीवर आना स्टार्ट हो गया है, तो फीवर आने के लिए, और इसमें बहुत अच्छा है, लंघन के बाद एक स्वेदन भी बताया गया है। तो सबसे पहले लंघन हम लेते हैं। लंघन में क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि फीवर आ गया है, आप जबरदस्ती फ्रूट्स मत खाइए, आप जबरदस्ती ज्यादा खाना मत खाइए, आप बहुत हल्का खाना लें। आप खाली मूंग की दाल लें, मूंग की दाल का पानी बनाएं,
उसके अंदर हींग जीरा इसमें थोड़ा सा आप उसको ऐड करके जो आपको थोड़ा सा जनरेट करेगा। उसके अलावा आप अदरक ले सकते हैं, अदरक को मुंह में रख के उसको भून के मुंह में रख के आप थोड़ा सा उसको चबा सकते हैं, ये भी रुचिकर होता है। उसके साथ सेंधा नमक मिला के ले सकते हैं। तो ये कॉमन सी चीज है। सबसे पहली चीज आती है कि भूख नहीं लग रही है, जिस वजह से वीकनेस लग रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है और लंघन कराना है। खाना उसको पेशेंट को तभी देना है जब उसको भूख लगने लगे, और विद इन 1 to 2 डेज आप देखेंगे कि इस चीज में इंप्रूवमेंट आने लगती है। उसके अलावा आप मूंग की दाल का पानी देते रहें, आप औषध सिद्ध पानी देते रहें। जो सिर्फ हम काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा सफिशियंट नहीं है। आप आयुर्वेद को सिर्फ काढ़ा समझ के मत लीजिए कि ये काढ़ा लिया और सबके लिए कॉमनली ये यूज कर सकते हैं। हर डिजीज के लिए, हर ज्वर के लिए एक स्पेसिफिक आप बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके आपके हर आसपास सब जगह मिल जाएंगे। मैं इस लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोगों के जो आयुर्वेद से जुड़े होंगे, जो आयुर्वेद से नहीं जुड़े होंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं पे भी जाके किसी से भी कोई सजेशन लेंगे, आप खाली आयुर्वेद भी टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। आप जिससे भी पूछेंगे आपको स्पेसिफिक, वो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक एक ऐसा डिकॉक्शन बताएंगे, ऐसा स्वाद बताएंगे जो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये चीज आपको रेगुलर यूज करनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं है, आप षडंग पानी यूज करें। षडंग पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है इससे। उसके अलावा आप फ्लूइड डाइट अच्छी रखें। जो भी आप बीच बीच में दे रहे हैं उसको अच्छा रखें। 2 से 3 दिन में आपका ये लंघन होने के बाद आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आप स्वेदन कर सकते हैं। जब भी फीवर है आप स्वेदन कर दीजिए। आप घर में सिंपल सा नाड़ी स्वेद बना सकते हैं। नाड़ी स्वेद से आप स्टीमिंग भी ले और प्लस स्वेदन कर दे। पेशेंट को देखिए आराम से उसको बहुत रिलीफ मिलता है। जो फीवर के टाइम उसको प्रॉब्लम्स होती हैं वो एकदम रिलीव हो जाती है। अगर आपके पास स्टीम बॉक्स है, आप स्टीम बॉक्स में बैठिए, वरना 3-4 कंबल लेके बैठ जाइए। और जैसे स्वेटिंग होगी आपको बहुत इजी लगने लगा, क्योंकि यहाँ पे स्वेद व स्रोतस ही रुका हुआ है। आप जैसे ही वो कोर्स खोलेंगे आपकी आधी प्रॉब्लम रिलीव हो जाएगी। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ओवर यूज मत करें ड्रग्स का। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको ओवर यूज मत करें। ओवर अभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का यूज करने से, आप स्टेरॉइड्स का यूज करने से आप फंगल इन्फेक्शन भी शुरू हो गए हैं और कर रहे हैं। आफ्टर 2-3 डेज वो कोलैप्स कर जा रहे हैं। अभी जो मेडिसिन स्टार्ट हुए हैं, ब्लड थिनर स्टार्ट हो गए हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, शुगर डायबिटीज शूट हो रहा है। तो ये सारे क्या है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो आप ड्रग ओवर यूज हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आ रही है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले लंघन शुरू करें। लंघन के बाद आप स्वेदन शुरू करें और इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। अपनी डाइट को लाइट रखें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जैसे संसर्जन कर्म बताया गया है, डाइट को अपना थोड़ा थोड़ा सा करके बढ़ाएं। और कोई भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर है आपके आसपास, उनसे आप सजेशन लें। उनसे सजेशन लेके ही आप ट्रीटमेंट लें, प्रॉपरली करें। एंड आयुर्वेद को अगर आप फर्स्ट डे से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा इसमें आपका हीलिंग होती है, बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट आपको मिलता है। Um, means before you say anything more, just I want to add something. That is, you told to consult the Ayurvedic doctor, and this is the main thing. Even I want to tell that before taking any Ayurvedic medicine, please consult an Ayurvedic doctor, because those Ayurvedic medicine shops, they are selling the Ayurvedic medicine. They don't know the exact dose of those medicines. Ayurvedic medicine. करेक्ट। So I करेक्ट। want everyone to please consult an Ayurvedic doctor and then take the medicine. Means like in करेक्ट the एक्चुअली। Ayurvedic medicines, they don't give those medicines without any prescription. But in our करेक्ट। country, we get very easily Ayurvedic medicine without any prescription. And for करेक्ट। this, even I heard many cases like took excess use, means overuse of any Ayurvedic medicine, and those harmful effects are very common then. That's why I'm telling you, please consult an Ayurvedic doctor. If you're having a fever, please consult Dr. Ankit if you're having Dr. Ankit around by you. You can proceed. Before you tell, and you're not audible. Generally said You're not Ayurvedic audible. medicines के कोई side effect नहीं. There is no side effect to the Ayurvedic medicines, but if it is used smartly, if it is used under guidance. आपको पता है बात पे कफ के कॉन्सेप्ट पे है मेडिसिन काम करती हैं। अभी बहुत कॉमनली मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि वो जाते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर से लक्ष्मी विलास का खरीद रहे हैं बहुत सारा, एंड दे आर टेकिंग 3 टैबलेट्स 2 टैबलेट्स बीडी, और दे आर टेकिंग टीआईडी। वो कंटिन्यूसली 3 टैबलेट सुबह 3 दोपहर में 3 शाम को खा रहे हैं, एंड दे आर पिक्ड इन प्रकृति।
सेकेंड डे से ही उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो नहीं समझ रहे कि रस औषधियों को कैसे यूज करना है, क्या उनका प्रोसीजर है। बस किसी ने बता दिया, किसी एक इंजीनियर ने यूट्यूब वीडियो डाली है कि ये सब दवाई ले और कोरोना 3 दिन में गायब, तो वो फॉलो किया और स्टार्ट कर दिया। तो ये काफी हार्मफुल हो सकता है, ये चीज आपको कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा, ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये कोई घरेलू नुस्खे नहीं है, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही आपको यूटिलाइज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, वरना इसके काफी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बट अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करते हैं, चाहे कितनी भी सीवियर कंडीशन है, हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, जो पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं या आईसीयू तक चले गए हैं, उनको रस्ट औषधियों का यूज करके हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक हम उनका SpO2 बढ़ा सकते हैं, हम क्या क्या सिंपल सी चीज कर सकते हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, इन जनरल ये सब लोगों को यूज करनी चाहिए, धूपन। धूपन हर किसी को यूज करना चाहिए। धूपन के लिए बहुत सिंपल से बहुत सारे हैं, पलंग कषाय धूपन है, बहुत सारे अरिष्ट आदि धूपन बताए गए हैं, महाप्रकाश में बताए गए, काश्यप में बताए गए हैं, वो आप धूपन यूज कर सकते हैं। बट सबसे कॉमन है जो आपको इजीली मिल जाएगा, आप नीम के पत्ते लें, गुगुल लें और गोघृत लें। इसको लेके आप धूपन करें, पूरे घर में, अपने आसपास, अपने वातावरण में करें, या हवन करें। आप सिंपल जो भी हवन सामग्री थी, आप उसे हवन करें। हमारे आयुर्वेद में जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है, नस्य धूमपान, अगर सिर्फ आप ये ट्रीटमेंट भी करते हैं तो आपको SpO2 में विद इन 5 to 10 मिनट्स बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और पेशेंट के कंजेशन में बहुत रिलीफ मिलता है। दूसरा, मैं कुछ छोटी सी चीजें बता देता हूँ जो इन कॉमन आजकल प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ड्राई कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ड्राई कफ की कंडीशन में स्नेह बहुत जरूरी है, ऑयल बहुत जरूरी है, स्निग्धता जरूरी है। तो आप क्या करें, 2 चम्मच घी ले सकते हैं, गाय का घी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के आप उसको पी सकते हैं। दिन में 4-5 बार आप ले सकते हैं इसको। घृत जो होता है वो त्रिदोष शामक होता है, पित्त और वात शामक होता है, और जो आपका सेंधा नमक होता है वो त्रिदोष शामक होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा उसको ले सकते हैं। घी से आपका वेट नहीं बढ़ने वाला, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला, इसको टेंशन ना ले। तो ये चीज आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। आप दालचीनी यूज कर सकते हैं शहद में मिला के, सिंपल सी चीजें हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं, इन कॉमन है, जो आप यूज कर सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताऊंगा इस स्लाइड में, क्योंकि हर पेशेंट के लिए मेडिसिन अलग होती है। हर डॉक्टर, हर वैद्य एक स्पेसिफाइड मेडिसिन आपके लिए बताता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि ये किट है और आपको एग्जैक्टली वो सेम दे दें। तो ये इन कॉमन है जो आप घर में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, आप स्पेसिफिकली उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड लेट मी टेल यू, आयुर्वेदा कैन रियली हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम कोविड एंड पोस्ट कोविड सिम्टम्स। तो आपको जरूर ये आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम, this is the time for every Ayurveda doctor, every Vedya, every student to work for it, to work for Ayurveda, to work efficiently in the case of COVID, because these are giving the tremendous result, and you can also reduce toxicity of paracetamol, steroids, other medicines. स्टेरॉइड्स की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, हमारी मेडिसिन भी बहुत स्लो वर्क करने लगती है ड्यू टू स्टेरॉइड। तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, आप इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो आई होप जितना भी हम थोड़ा सा इसको जो है पूरा टच करना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक्स हम टच कर सकें, और कोविड से रिलेटेड जो हम थोड़ी सी बातें करते हैं, बट इससे डिटेल कोविड के प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है अगर हम ज्यादा बात करें उसमें। तो ये चीज है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इन हियर, वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। Yeah, during that post, so some of them have just posted some questions. Like one question I will ask you. Like one follower asks that if typhoid fever incubation period is over, but still fever is persistent, what should we go for? Can you please repeat? That means the typhoid fever incubation period is over, but the fever is not going. So what she will do? See, this is the thing. टाइफॉइड जो साल्मोनेला टाइफोइड होता है ना, आप जब भी उस पर टेस्ट कराएंगे, विडाल टेस्ट कराएंगे, एक बार वो पॉजिटिव आएगा, एंड अगर आप उसको साल भर बाद भी आप टेस्ट कराएंगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया। ये जो टाइफॉइड है, ये जो साल्मोनेला टाइफाइड, ये आपके लिवर और इंटेस्टाइन में कंटिन्यूसली बना रहता है तब तक जब तक आप इसको बॉडी से रिमूव कंप्लीटली नहीं कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है, लोग इसमें एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, जिससे देखिए कोई भी अगर कंडीशन होती है, अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या मॉडर्न,
वो कभी भी होगी जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खा विगुण्य मिलेगा, जहां पे दोष मिलेगा वहां पे स्थान संशय होके वहां पे व्याधि उत्पन्न होगी। ऐसे ही मॉडर्न में है कि जहां पे फेवरेबल कंडीशन होगी वो डिजीज डेवलप होगी। तो जब आप एंटीबायोटिक्स लेंगे वो सबसाइड जरूर हो जाएगी, बट यू आर नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटिंग दैट बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो अगर फीवर कंटिन्यूसली बना हुआ है तो आप सबसे पहले जरूरी है उसको आप डिटॉक्स करना शुरू करें बॉडी को। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, जो भी है जिसका भी क्वेश्चन है आप एक बार या तो डॉक्टर अन्वेषा को या मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं। आई कैन टेल यू द स्पेसिफिक मेडिसिन, थोड़ा सा और इसमें डायग्नोसिस चाहिए होगा। बट इन दिस केस अगर आप इसको टेस्ट कराते हैं तो विडाल आपका फिर भी पॉजिटिव आएगा। इसके लिए सिंपल सी चीज है, आप जो जब भी आपको फीवर आ रहा है, एक तो आप कोशिश करें अपने आप को स्वेटिंग करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है आप हर बार उसमें उसके पैरासीटामोल लें या कोई और मेडिसिन लें या एंटीबायोटिक्स दोबारा से शुरू करें। यूजुअली देखा जाता है रिलैप्स होती हैं कंडीशन, और इसीलिए आयुर्वेद है, इसीलिए आयुर्वेद में हम इसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंप्लीटली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइफॉइड कैन बी श्योरली ट्रीटेड। कॉमनली एक सिंगल एक मैं एक ड्रग मेंशन कर रहा हूँ, आप ये कॉमनली यूज कर सकते हैं, महासुदर्शन काढ़ा या महासुदर्शन चूर्ण। आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली ले, मॉर्निंग इवनिंग में 1 चम्मच मिला के उसका काढ़ा बना के ले, या फिर बना बनाया आपको काढ़ा मिल जाए, या फिर आपको उसका चूर्ण मिल जाए, 1-1 चम्मच सुबह शाम ले, तो दैट विल बी वेरी गुड। तो आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। One of your viewers asked a question that COVID में high grade fever में cold sponging कर सकते हैं क्या सर? यस, यू कैन डू इट। कोल्ड स्पॉन्जिंग आप कर सकते हैं, बट उससे बेटर मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको फीवर आ रहा है ना तो आप स्वेदन कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। Yeah. Another one, the question is there, the temperature in kids, how to manage? टेम्परेचर इन किड्स, देखो अगर बिलो आपका बच्चे हैं, अगर कोई ऐसे हैं जो टैबलेट्स वगैरह नहीं ले सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, उन सिंपल, फिर वही बात है, फिर ड्रग वाली बात आ जाएगी। देखो अगर हाई ग्रेड फीवर है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग इज गुड, वो आप कर सकते हैं बच्चों में। अभ्यंग आप कर सकते हैं, उनमें आप गर्म तेल करके आप अभ्यंग कर सकते हैं। अगर उनको साथ में कफिंग है तो आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के उनके चेस्ट रीजन पे आप उनको अभ्यंग करें, अच्छे से गर्म तेल से आप अभ्यंग करें, तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और पूरी बॉडी पे अभ्यंग करें बच्चे के, तो फीवर रिड्यूस हो जाता है उससे। Yeah. One more question that is very interesting. This one, I just love that question. That is, sometimes I suffer from indigestion and with that I get temperature. करेक्ट। एंड कभी इंडाइजेशन होता है और फिर ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है। यू नो दीज सिम्टम्स आर कोरिलेटेड विद व्हाट, कौन सी डिजीज है ऐसी जो कोरिलेट करती है इसको? दैट इज ग्रैनी। ग्रैनी की कंडीशन में मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी मोशन ठीक होगा कभी नहीं होगा, कभी डाइजेशन ठीक होगा कभी नहीं होगा, कभी फीवर आएगा कभी चिल्स होंगे, ठंडा लगेगा। तो ये सिम्टम्स आते हैं, ये ग्रैनी की कंडीशन हो सकती है जो शुरुआत हो रही है। This type of patient I get a lot of patients. This, thanks for that one. They are means telling me that. एंड इस टाइप के पेशेंट आपको जरूर मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके पास इस टाइप के पेशेंट आए हमेशा, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, Because our food habit. बंगाली फूड, Yeah, it's very common here. okay. Another one. So that next is- time you should always keep this in mind. You should always keep this, and other thing you should keep in mind, ऐसे पेशेंट के साथ आपको मानसिक और शारीरिक व्याधि है ये, और आपको दोनों तरीके से ट्रीट करना है। ऐसे पेशेंट के जो मॉडर्न मेडिसिन भी चलती है ना, वो एंटी डिप्रेसेंट चलती है। अगर आप कभी भी देखेंगे उनके एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलती है, तो हमें वो नहीं चलानी है, हमें उसको सिर्फ करेक्ट करना है। चाहे इसमें आप अपने साथ में चिकित्सा करें, आप उससे उसकी काउंसलिंग करें, उससे बात करें, क्योंकि ऐसा पेशेंट बहुत इरिटेटेड रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, वो किसके साथ कभी मैं ठीक हो जाता हूँ, कभी दिक्कत है, मैंने आपकी 2 दिन दवाई खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, 3 दिन में बिल्कुल बीमार रहा, फिर 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, इस टाइप की कंप्लेंट्स आएंगी। तो आपको पेशेंटली उसकी सारी बातें सुननी है, क्योंकि 50% आप उसको उसकी बात सुन के ही रिकवर करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक वो जो ट्रीटमेंट लेके आए ना, वो पहले जो भी ट्रीटमेंट करके आए हैं,
वो कई लाखों रुपए खर्च करके आएगा आपके पास, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सारे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एवरीथिंग, एंड इवन बायोप्सी के बाद भी आते हैं आपके पास पेशेंट, और वो इरिटेटेड होते हैं क्योंकि उनकी अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। उन्होंने जाके वहां पेशेंट डॉक्टर को बोला कि सर ऐसा हो रहा है, ठीक है आपकी बायोप्सी कर दे रहा है, ठीक है आपकी कोलोनोस्कोपी कर दे रहा है। तो 50% आपको पेशेंट से बात करके उसको ठीक करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सांत्वना चिकित्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना है आपको। Okay, I got a question. We got a question in the viewers. My father's SpO2 level drops down to 86 to 87 while sleeping. He has recovered from COVID 4 to 5 days back. CT scan reports are normal. What to do? सी ड्यूरिंग स्लीप थोड़ा सा SpO2 डाउन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई ब्रीदिंग इशू नहीं हो गया, कोई इशू नहीं है, सिर्फ उनको बोलिए कुछ एक तो ब्रीदिंग ऐप एक्सरसाइज कराइए, उनको ओलोम विलोम कराइए, प्राणायाम कराइए उसको। आप अभ्यंग करें, बैक रीजन पे आप अभ्यंग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। और उनको धूपन करते रहे। धूपन के लिए एक और किसी ने पूछा है कि धूपन द्रव्य क्या क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। धूपन द्रव्य में बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। आप नीम के पत्ते लें, उनको छाया शुष्क कर लें, ड्राई कर लें उसको, उसके साथ भूकुल ऐड करें करके कोई खुला जो होता है छोटा सा एक खुला बना के उसके ऊपर आप जला सकते हैं, उसका धूपन करें, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं, कहीं से भी आपको अनु तेल मिल जाए या षडबिंदु तेल मिल जाए, आप डेली 1 ड्रॉप इन ईच नॉस्ट्रिल आप उसको इंस्टिल करें और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको कंटिन्यूसली करें, स्टीम करें उनको कंटिन्यूसली। जब स्टीम करें तो डीप ब्रीथ करने की कोशिश करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो जल्दी रिकवर होते हैं। And the question from that follower, that is Dr. Anvisha, you are not audible. what to do in fever of aged people and pregnant ladies. And the follower is You're not wanting audible. to avoid paracetamol. Can you hear me? Yeah, I can hear you. But I cannot hear you. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? You're audible. I can't hear you, Dr. Anvisha. Is there any internet problem? Can you hear me now? Am I audible now? Can others can hear Dr. Anvisha? Yeah, मेरे को नहीं सुनने दे रहा है. Can anyone please write incoming pause? Sorry. Am I audible? Now? You are audible. There is some glitch Am from I my side. audible now? Dr. Anvisha, can you hear me? Yeah. Yeah. Am I audible? You're audible. Yeah. Am I audible? Yeah. Yeah. Okay. So we are having two more questions. That one is second last one is what to do in fever of aged people and pregnant ladies, and wanting to avoid paracetamol. Can you please repeat it again? Yeah. What to do in fever of aged people and pregnant ladies, and wanting to avoid paracetamol. Can you please repeat it again? Yeah. Am I audible? Yeah. Okay. The follower is asking that what to do in fever of aged people and pregnant ladies, and wanting to avoid paracetamol. In pregnant lady, fever in pregnant lady. Yeah. So in that condition, आपको सिर्फ
Pregnant lady Pregnant plus lady old plus old all age ओल्ड old एज age पीपल. people. ओके. ओके. नो इश्यू विद ओल्ड एज पीपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जो भी हमें चीजें करनी है, जो भी मेडिसिन हैं, वो तो सेम हमारा चलना है. बट आपको प्रेग्नेंट लेडी में ये ध्यान रखना है कि रस औषधि जो है वो बहुत ध्यान से यूज करनी है, बहुत माइंडली यूज करनी है. एंड प्रेगनेंसी में भी काफी ज्यादा कोविड केसेस देखे जा रहे हैं, माइनस में भी काफी ज्यादा कोविड केसेस देखे जा रहे हैं. तो उस कंडीशन में देखिए, जो मैंने आपको बताया महासुदर्शन जो है, महासुदर्शन आप कॉमनली यूज कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं. कंका सब आप यूज कर सकते हैं. ये इजिली आप 2 स्पून मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी. अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो आप दिन में 5 से 7 भी इसको ले सकते हैं. तो ये चीज करें. ओल्ड एज के लिए ज्यादा इशू इसलिए है क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनका सीआरपी ज्यादा जल्दी बढ़ता है, उनके अंदर फाइब्रोसिस ज्यादा जल्दी देखे जा रहे हैं. तो उस कंडीशन में उनकी, देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हर कोई बात कर रहे हैं, सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं. बट इम्यूनिटी कैन नॉट बी डेवलप विद इन डेज. ये हमारे बचपन से चलती आ रही है. तो अभी एट प्रेजेंट जो हमें वर्क करना है वो बहुत बेसिक से प्रिंसिपल है. सबसे पहले उनको लंघन कराना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए. उसके अलावा उनको नासागत स्वेदन देना चाहिए. अगर नाड़ी स्वेद आप बना सके वो चीज आपके बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. बिकॉज मैं जितने भी पेशेंट्स को ये करा रहा हूँ, विद इन जब हम 2 से 3 मिनट का उनको स्वेदन कराते हैं, उसके बाद हम जब एसपीओ2 उनका चेक करते हैं तो 3 to 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है उसमें. तो ये जरूर आपको करना चाहिए कंटिन्यूसली. उसके अलावा आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं घर में, दैट इज वेरी गुड. गिलोय के साथ आप हींग यूज कर सकते हैं, हींग और अदरक यूज कर सकते हैं, दालचीनी यूज कर सकते हैं और इलायची यूज कर सकते हैं. इसको आप या तो पेस्ट बना के आप शहद के साथ यूज करें या इसको कंटिन्यूसली ले सकते हैं. अब ड्राई कफ होने के कारण भी एसपीओ2 उनका ड्रॉप होता है, फीवर आता है. तो फीवर के लिए भी आप इसमें मेनली यही चीज यूज करें. और एक बहुत अच्छा ड्रग एक है आयुर्वेद में, लक्ष्मी विलास रस, और आपका संशमनी वटी है. बट डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको मेडिसिन को लें. और उसके अलावा आपका त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत अच्छा है, इट एक्ट्स मोर पोटेंट देन पैरासिटामोल. आप उसको यूज कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर ओनली. अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं, पित्तज व्याधि वाले हैं, तो आप इसको कंट्रोल वे में लें, वरना आप इसके 6 टैबलेट्स भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में इसको ले सकते हैं. तो ये काफी अच्छे इसके रिजल्ट है. तो ये चीज आपको हेल्पफुल रहेगी. Okay, got a question from our viewers. How about the CPR if it's high in COVID? How to deal and reduce what's its cause? सीआरपी क्या? ठीक है. तो सीआरपी, व्हाट इज सीआरपी? सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन विच जब भी कोई बॉडी में इंफ्लेमेटरी कंडीशन होगी तो ये इंक्रीज होता है. एंड अगर हम इसको कॉमनली देखें, आजकल 70-80 बहुत कॉमनली देखने में मिल रहा है. बट ये 250 से अबव भी जा रहा है, 200 से अबव भी जा रहा है. 70 तक है, नो इश्यू, कोई टेंशन ना लें आप, वो इजिली कंट्रोल हो सकता है. जो प्रोटोकॉल्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं उन चीजों को फॉलो करें कंटिन्यूअसली. और एक चीज और ध्यान रखें, आप ये मत सोचे कि आज हमने लिया है तो आज ही रिलीफ मिलना शुरू होगा. ये इट टेक्स टाइम. जो भी मैंने बताया, जैसे संतत जो है इसमें 7 दिन 9 दिन और 12 दिन का इसमें टाइम पीरियड बताया, कितना टाइम इसमें लगता है. ये प्रॉब्लम्स रहेंगी. आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहें, उनसे कंटिन्यूसली बात करते रहें, डेली उनको अपडेट करते रहें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है. और सिर्फ इतने प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें. अगर 2 दिन आप लंघन कर लेते हैं तो आपकी 50% डिजीज 2 दिन में रिकवर हो जाती है. और बहुत अच्छे से आपको कोई भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं मिलता. और बाकी सिम्टम्स भी इतने ज्यादा नहीं आते, इतने एग्जैजरेटेड फॉर्म में नहीं आते. और 2 to 3 डेज में आपका टेस्ट और स्मेल भी वापस आने लगती है. कई पेशेंट ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें भूख बहुत लग रही है. बट भूख लग रही है वो आम की कंडीशन है जिसमें भूख डेफिनेटली रिड्यूस होती है. तो इस कंडीशन में ना ये मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या हो रहा है जो भूख लग रही है. तो आपको तब भी ये नहीं रखना है कि हमें भूख ज्यादा लग रही है तो हम खाना ज्यादा खाएं. आपको तब भी कंट्रोल डाइट लेनी है. आपको अपने स्टार्टिंग के डाइट में से मूंग की दाल का पानी ले, खिचड़ी ले सकते हैं, बहुत हल्का उसको पतला बना के ले सकते हैं. बट स्टार्टिंग के 2 दिन आप सिर्फ लंघन करें और उसी से आपके काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू रखें, स्टीम कंटिन्यू रखें, और एक धूपन जरूर करें आप. One more question, that is, how will I understand I am going to have fever? That is the Purvarup of Jor we can tell about. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पूर्व रूप, ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं, जैसे जृंभा.
आपको बहुत ज्यादा यॉर्निंग होगी, आंखों में इचिंग होगी, आपको रेडनेस हो सकती है आईज में, हेडेक हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको फीवर में लगते हैं। ऐसे ही फीवर के साथ साथ आपको कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे आपको लगता है गले में भी कुछ एक थोड़ा सा खराश सा, इरिटेटिंग सा आपको लगता है, जो आयुर्वेद में पूर्व रूप बताया गया शुकपूर्ण गलास्यता या कंठे कंडू, ये बताया गया। ऐसा लगता है कंठ में कुछ खुजली हो रही है, कंडू हो रही है। शुकपूर्ण गलास्यता, शुक जैसे जौ अगर गले में फंस जाए, ऐसा फील होता है कि कुछ फंसा हुआ है गले में। तो ये पूर्व रूप एक साथ मिल रहे हैं। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि ये चीज हो रही है, एंड उसी टाइम आप उसका लंघन शुरू कर दे, औषध से पानी शुरू कर दे, षडंग पानी शुरू कर दे, सुदर्शन काढ़ा शुरू कर दे, एंड आप देखिए ये चीज सबसाइड होनी शुरू हो जाएगी। उसको 2 दिन बाद से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये एक स्टेज है, ये एक चेन रिएक्शन है। इस चेन को आप जितना जल्दी तोड़ेंगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा इस वायरस में। क्योंकि एक बार अगर ये चेन रिएक्शन फ्लेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप अवॉइड करेंगे 4-5 दिन, तो ये बहुत ड्रास्टिक चला जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड उसके ऊपर अगर आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत थ्रेटनिंग हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है ये कंडीशन। तो इस चीज को आपको पहले से ही ध्यान रखना है। And the question is there, that is home remedies for fever. I think till now we have told all about those remedies only. यस, So that is we can avoid this one. Another one of my question is, this is my question. I want everyone to know the answer. That's why I'm asking you. That is that paracetamol. Each and every citizen of India is taking the paracetamol. Whether they're having the temperature, whether they're feeling that they will have temperature, they're feeling, but they will not have the temperature. करेक्ट। They will put the paracetamol of fruits and nuts, like. So I want you to tell your perspective, that what will be this cause, what will be the effect of paracetamol, of overuse of paracetamol. करेक्ट। एक्चुअली पैरासीटामोल इज सेड टू बी द सेफेस्ट ड्रग, बट अगर वो 1 या 2 टैबलेट ली जाए, एंड नाउ डेज वो यूजुअली 500 mg ली जाती है, बट यूजुअली आज 650 mg में चल रही है, विच कॉजेज लिवर टॉक्सिसिटी, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। वैसे ही आपकी अग्नि इतनी कम है, वैसे ही आपके लिवर एंजाइम्स इतने कम है, आप ओवर यूज कर रहे हैं पैरासीटामोल का। तो टेकिंग 3 to 4 टैबलेट्स डेली। आपको फीवर है या नहीं है, फीवर अभी आना शुरू हुआ है नहीं हुआ है, आपने पैरासीटामोल लेना शुरू कर दिया, विच इज रॉन्ग। आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको फीवर हो, आप अपने आप को रिहाइड्रेट करें, पानी पिए उस टाइम ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को स्वेटिंग करने की कोशिश करें, कंबल ओढ़ के बैठे, स्वेदन करने की कोशिश करें, ये चीज करें। डायरेक्टली एक पिल निकाल के पॉपअप मत करें कि आपने सीधा उसको पैरासीटामोल के लिए ले लिया। अगर आप एक जो कोविड के मेडिसिन की प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल में एक मेडिसिन का भी चेंजेस है, एक्चुअली 2 मेडिसिन का चेंजेस है, जिसमें एसिटाइल सिस्टीन स्टार्ट किया गया है। एसिटाइल सिस्टीन हेल्प्स पैरासीटामोल टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी इन लिवर। अगर ये चीज थी तो क्यों ये स्टार्ट की गई मेडिसिन? तो आप हमेशा ध्यान रखें, पैरासीटामोल बार बार मत लें, क्योंकि दिस कॉजेस लिवर टॉक्सिसिटी, एंड ये बहुत फेटल कंडीशन है, बहुत डैमेजिंग कंडीशन है, लिवर को बहुत इफेक्ट करता है। एंड ये बाद में भी आपके अभी आपको भूख नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रही है, बाद में भी कंटिन्यू रहेगा काफी लंबे टाइम तक। उसके अलावा अगर आपको फीवर नहीं है, फिर भी आप पैरासीटामोल को ओवर यूज कर रहे हैं, दैट कैन कॉज हाइपोथर्मिया। आपका बॉडी टेम्परेचर लोअर हो सकता है, विच इज मोर डेंजरस। एंड ये एकदम इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाएगी, आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स इससे आती है। तो कभी भी पैरासीटामोल ऐसे ही मत लीजिए, ठीक है। जो स्पेसिफिक डोज बताई गई है, आप स्टार्टिंग में उसको लें। आप फर्स्ट डे से ही अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, चाहे आप आयुर्वेद करें चाहे आप एलोपैथ करें, बट फर्स्ट डे से ही ट्रीटमेंट शुरू करें, उसमें डिले बिल्कुल मत करें, तो ये कंडीशन नहीं आती। और कोई भी मेडिसिन है उसको ओवर यूज बिल्कुल मत करें। Yeah. So by hearing all this, I will ask each and everyone to think that taking paracetamol with side effects or taking Ayurvedic medicine with side benefits, means which will be Correct. better. That Correct. means I would love everyone to take Ayurvedic medicine, Ayurvedic lifestyle to follow, and this is that follow Ayurveda. I also wrote one thing once. लोगों की ये सोचना है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, स्लो काम करता है, एक्चुअली में नहीं करता, बट
एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आयुर्वेदा कैन बी स्लो हीलिंग बट एलोपैथी इज स्लो किलिंग. Slow दैट and इज द steady पॉइंट. is the word. दैट इज स्लो किलिंग. वी आर हीलिंग स्लोली, दैट इज सफिशिएंट. कोई बात नहीं, हम स्लो हील कर लेंगे. आप ये सोचते हैं स्लो हीलिंग है बट इट इज नेवर स्लो किलिंग, राइट? तो एलोपैथी इज स्लो किलिंग, सो यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग. और इस चीज से आपको बचना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कार्डिक डिजीजेस भी अब इसी वजह से आ रही है. आप देखिए ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन कितना बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो इससे थोड़ा सा बचें, आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लें. और आप देखें, बहुत बहुत चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, बहुत चेंजेस दिखेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होंगी. कई सारी हमारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और विद इन 4 to 5 days वो, उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते. एक वीकनेस जरूर रहती है उनको थोड़ी बहुत, बट उसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं रहते. दे आर इजी, एवरीथिंग इज फाइन. विद इन अ वीक वो उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाते हैं. तो दैट इज सफिशिएंट, ये सेटिस्फैक्ट्री होता है. एंड ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि आयुर्वेद से आप कंप्लीटली हील हो रहे हैं. जो आपके लिवर पैचेस हैं, वो सॉरी आपके लंग्स पैचेस हैं, वो भी विद इन अ वीक काफी चेंजेस होते रहते हैं. आप ऐसे पेशेंट को दोबारा एक्सरे करा के देखिए, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने में मिलते हैं. There are lots of questions behind viewers that is इनके वैक्सीन को लेकर कुछ. ये क्वेश्चन बहुत टाइम तक चलने वाला है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं चाहिए. इस चीज पे हमारी भी आजकल एक मीटिंग चल रही है एंड जैसे ही इसका कंक्लूजन निकलेगा आई विल श्योरली अपडेट यू ऑल कि वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारे काफी केसेस देखे गए हैं, कई लोग डर भी गए हैं वैक्सीन से, क्योंकि कई केसेस देखे गए हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, दे वर फिट एंड फाइन एंड आफ्टर 2-3 days कोई डेथ हो गई है उनकी फैमिली में ड्यू टू वैक्सीन, या जो भी कोई रीजन रहे, उनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, फीवर हुए हैं, इरिटेशन हुई है. तो ये भी चीजें हैं. अभी देखते हैं क्या चीजें हैं. अभी तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन फिर से वापस अपने पास ही रख ली है. अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कहीं भी. आई थिंक देहरादून में तो अभी नहीं है, बट आगे देखते हैं जो भी होगा. विल श्योरली अपडेट यू ऑल and we'll always try to update you in everything. Dr. Anvesha is trying on her page to update you in everything about the COVID situation, about the healthy lifestyle, about everything, about Ayurveda. She is always trying to showcase everything. So you can definitely follow her and you can learn a lot from her. And yeah, we all are trying. See, there are many people here. You are big inspiration Yeah? for us. For the youngsters, you are the big inspiration. God, Lord. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा भी एक छोटा सा पेज था लास्ट ईयर तक एंड पिछले कोविड से ही मैंने भी उसे एक्टिव करा है. मेरे पेज को भी ऑलमोस्ट अभी एक्टिव हुए हुए 1 ही साल हुआ है, तो मैं उसको 1 ही साल से यूज कर रहा हूँ. एंड जितना भी हम आयुर्वेद को प्रैक्टिकली लेके आ सकते हैं ना. अभी दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं है कि आयुर्वेद कर क्या रहा है. तो मैं बस ये कोशिश करता हूँ, मैं बस लोगों को ये दिखा दूं कि ये चीजें हैं हमारे आयुर्वेद के पास. ये हमारे पास पैरासर्जिकल मेथड्स हैं, ये पंचकर्मा मेथड्स हैं, ये मेडिसिन मेथड है, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है. इतनी सारी चीजें हैं जो हम, अगर मैं डालना भी शुरू करूँ, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है कभी भी. तो बस यही हम ट्राई कर रहे हैं. एंड अगर एक भी कोई इंस्पायर होके थोड़ा सा और आयुर्वेद की तरफ जुड़ जाए तो दैट इज सफिशिएंट. यही हमारे लिए एक रिजल्ट है, यही हम चाहते हैं अपनी लाइफ में. एंड बस यही होना चाहिए. Wait. Okay. Thank you so much for joining me in the live, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Anvesha, for inviting me. Thank you so much. जैसे ही डॉक्टर अन्वेषा ने मेरे बोला सर आई वांट टू डू लाइव, मैंने कहा ओके विल डू इट, लेट्स डू इट. एंड आज भी एक कुछ सेशंस थे ये मॉर्निंग में एंड कुछ क्लासेस वगैरह हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आयुर्वेद से रिलेटेड हम कैसे क्लिनिकली उसको कोरिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं. तो क्या, तो शाम को आज ये लाइव. Thank you so much. So now we can end And the live. yeah, and everyone is asking to save this live, so you can save this live on your Instagram page, and I will surely share on my page also. Thank you so much, Dr. Anvesha, for inviting me, and thank you so much. Thank you all the viewers for being here, for supporting us. And ये आप लोग रहते हैं, इसीलिए हमारी वैल्यू है, इसीलिए हम ये वर्क करते हैं, हमें यही चीज इंस्पायर करती है. सो कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप फॉलोइंग आयुर्वेदा. थैंक यू सो मच. Thank you.